Good evening, friends. Our today topic is neonatal resuscitation. देखिए, रिससिटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता ही होगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रिससिटेशन से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक रिससिटेशन इन न्यूबॉर्न। देखिए, जब रिससिटेशन की हम बात करते हैं तो जैसे हम एडल्ट में रिससिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट करते हैं वाइटल चार्ट के सीक्वेंस में ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। लेकिन न्यूबॉर्न में जो प्रायोरिटी होती है मैनेजमेंट की, जो सीक्वेंस होता है वो होता है RTC, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड सर्कुलेशन। टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखा जाता है न्यूबॉर्न के अंदर, क्योंकि हाइपोथर्मिया में जाने की वजह से बेबी की कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इसलिए क्या किया जाता है, रिससिटेशन के टाइम पर न्यूबॉर्न को वार्मर के अंदर रखा जाता है। यह डन अंडर वार्मर, रेडिएंट वार्मर के अंदर क्या किया जाता है, न्यूबॉर्न का रिससिटेशन किया जाता है। अब क्या क्या स्टेप्स हैं न्यूबॉर्न रिससिटेशन के, तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहले किया जाता है असेसमेंट, और असेसमेंट में क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन पूछते हैं। 4 क्वेश्चन आर आस्क्ड। कौन कौन से वो 4 क्वेश्चन होते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन होता है गेस्टेशनल एज, कितने गेस्टेशनल एज वीक का बेबी है, टर्म है या प्री टर्म है। एमनियोटिक फ्लूइड इज क्लियर और नॉट, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था या नहीं था, मीन्स कहीं बेबी ने मेकोनियम को, न्यूबॉर्न ने मेकोनियम को बॉम के अंदर ही पास तो नहीं कर लिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, एडिशनल रिस्क फैक्टर। मदर को कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं था, जैसे प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, डायबिटीज़, इस तरह का कोई भी रिस्क फैक्टर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ। उसके बाद में जो हमारा चौथा क्वेश्चन होता है, 4th क्वेश्चन होता है, वो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट, कि अम्बिलिकल कॉर्ड का मैनेजमेंट किस तरह किया गया है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग की गई है या नहीं की गई। और डिले कॉर्ड क्लैंपिंग हम कितने टाइम के लिए करते हैं, क्लैंपिंग को डिले वो करते हैं 30 से 60 सेकंड के लिए। 1 मिनट तक के लिए क्या करते हैं, कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि लेटर लाइफ में, एक तो लेटर लाइफ में क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया। इसके अलावा जो प्रीटर्म बेबी हैं उनमें IBH से भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट IBH। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होने के जो प्रीटर्म में चांस होते हैं उसको भी कम करता है, एंड लेटर लाइफ में क्या है, एनीमिया के चांसेस कम होते हैं। तो 4 क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, गेस्टेशनल एज, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, एंड एडिशनल रिस्क फैक्टर्स। क्या हो रहा है ये, 1 सेकेंड। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स, प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर को कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं हुआ, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का मैनेजमेंट किस तरह हुआ है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग हुई है नहीं हुई। उसके बाद में हम क्या मैनेजमेंट स्टेप्स लेते हैं रिससिटेशन में। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, हमने इनिशियल असेसमेंट कर लिया, 4 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद में हमने देखा कि बेबी क्राई नहीं किया है, रिससिटेशन की नीड है, तो क्या करेंगे, इनिशियल स्टेप्स लेंगे। इनिशियल असेसमेंट, 4 क्वेश्चन, उसके बाद में इनिशियल स्टेप्स लेते हैं। इनिशियल स्टेप्स में क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे, देखिए, हम बेबी को क्या देते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, स्टिमुलेट द न्यूबॉर्न। अब स्टिमुलेशन कैसे करते हैं बेबी का, फ्लिक सोल पे फ्लिक करते हैं, या क्या करेंगे, रब दी बैक, बेबी की बैक को क्या करेंगे, रब करेंगे। इस तरह से स्टिमुलेशन देंगे। इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, सक्शन। सक्शन किस वे में किया जाता है, फर्स्ट माउथ देन नोज। क्या सीक्वेंस होना चाहिए सक्शन में, पहले माउथ का सक्शन करना है, उसके बाद में किसका, नोज का सक्शन करना है। ये क्यों किया जाता है इस वे में या इस तरीके से, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। जो सीक्रेशन है बेबी के माउथ में, उनको एस्पायरेशन या उनका एस्पायरेट होने की वजह से होने के चांस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, माउथ का पहले सक्शन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, नोज का सक्शन। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पोजीशन द हेड ऑफ बेबी,
पोजीशन ऑफ हेड, कौन सी पोजीशन में रखेंगे हेड को? स्निफिंग पोजीशन में। क्यों रखेंगे? टू ओपन एयरवे। अब स्निफिंग पोजीशन कौन सी होती है? स्निफिंग पोजीशन में क्या करते हैं हम, बेबी के शोल्डर के नीचे एक रोल लगा देते हैं, पतली सी रोल बना के, क्लोथ की या कॉटन की एक रोल बनाएंगे और उसके नीचे क्या करेंगे, शोल्डर के नीचे रखेंगे उसको। मान लीजिए ये कोई न्यूबॉर्न है, तो शोल्डर के नीचे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक रोल बना के रख देंगे और नेक को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं करना और फ्लेक्शन भी नहीं करना, एक्सटेंड नेक। ये जो पोजीशन होती है आपकी वो होती है स्निफिंग पोजीशन टू ओपन एयरवे। तो ये क्या है, हमारे इनिशियल स्टेप्स हैं। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, असेस हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। इनिशियल स्टेप्स लिए, इनिशियल स्टेप्स के बाद में हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट को देखेंगे कि रेस्पिरेटरी एफर्ट कैसे हैं, बच्चा गैस तो नहीं कर रहा या लेबर्ड रेस्पिरेशन तो नहीं है, एंड क्या उसकी हार्ट रेट है। देखिए हमारे पास दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं वो, एक तो वो कंडीशन हो सकती है जिसमें बेबी की हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट है एंड बेबी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कैसा है, लेबर्ड है, बेबी गैस कर रहा है बट हार्ट रेट इज मोर देन 100 बीट पर मिनट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, बेबी को, न्यूबॉर्न को स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स। O2 स्टार्ट करेंगे, O2 देंगे हम या तो हुड से या देंगे नेजल प्रोंग से। प्रीफर किया जाता है आपका हुड, O2 हुड प्रीफर किया जाता है। और जो प्रीटर्म बेबी हैं उनमें देंगे अपन CPAP से, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये दिया जाता है आपका इन प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म में क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रीटर्म में देखिए सर्फेक्टेंट नहीं होने की वजह से क्या होता है, एल्वियोलाई के या सर्फेक्टेंट मैच्योर नहीं होने की वजह से एल्वियोलाई के कोलेप्स होने के चांस होते हैं। मींस RDS की जो कंडीशन होती है प्रीटर्म बेबी में, RDS होने के चांस होते हैं। तो उसमें एल्वियोलाई को एक पॉजिटिव प्रेशर, एल्वियोलाई के अंदर पॉजिटिव प्रेशर बनाए रखने के लिए, उन्हें कोलेप्स होने से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, CPAP देते हैं, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें प्रेशर कितना रखते हैं हम, 5 mm ऑफ H2O। न्यूबॉर्न के लिए जो CPAP का प्रेशर होता है वो रखा जाता है 5 mm ऑफ H2O। ये तो हमारा हो गया सिनेरियो 1, जिसमें क्या था, हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट थी। इसमें क्या करेंगे अपन, ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स देंगे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है हमारे पास, हार्ट रेट इज लेस देन 100 बीट पर मिनट, न्यूबॉर्न की हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है। हमने इनिशियल स्टेप्स ले लिए हैं। इनिशियल स्टेप्स के बाद में जब हमने हार्ट रेट असेस किया, एफर्ट्स असेस किए, तो उसमें हमने देखा कि न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट है लेस देन 100 बीट पर मिनट है और बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है या एपनिया है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किस मेथड से दे सकते हैं, नॉन इन्वेसिव मेथड या इन्वेसिव मेथड। देखिए नॉन इन्वेसिव मेथड जो होता है उसमें किससे देते हैं अपन, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। बैग एंड मास्क या एम्बू बाई एम्बू बैग। देखिए एम्बू का क्या है फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। नॉन इन्वेसिव मेथड में किससे देंगे हम, एम्बू से वेंटिलेशन देंगे। एंड इन्वेसिव मेथड कौन सा हो सकता है हमारा, एंडोट्रैकियल ट्यूब या कह सकते हैं इंट्यूबेशन। अगर बेबी की हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है, बेबी एपनिया की कंडीशन में है या रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, तो अपन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। नॉन इन्वेसिव या इन्वेसिव मेथड हो सकता है। नॉन इन्वेसिव मेथड होता है वो होता है हमारा बैग एंड मास्क, एंड इन्वेसिव मेथड कौन सा होता है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अब ये करने के बाद में अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे वापस से हार्ट रेट को। जो PPV है उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे, चेक रेस्पॉन्स ऑफ PPV। रेस्पॉन्स कैसे देखते हैं, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन हार्ट रेट। अगर न्यूबॉर्न
पीपीवी को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसकी हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट है। देखिए 100 बीट पर मिनट में पीपीवी स्टार्ट किया, उसके बाद में दोबारा से चेक किया, अगर हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट है, या हमने जैसे स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेप्स के बाद में हार्ट रेट चेक करने पर हमने देखा कि न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट है वो कितनी है, लेस देन 60 बीट पर मिनट है, तो पीपीवी स्टार्ट करने के साथ ही क्या करेंगे अपन, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। तो देखिए चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का जो रेशियो रहता है न्यूबॉर्न के अंदर वो क्या होता है, वो होता है 3:1। न्यूबॉर्न में कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, 3:1। एंड टेक्निक कौन सी यूज़ की जाती है, वो टेक्निक होती है 2 थंब टेक्निक। टू थंब टेक्निक। इसके अलावा दूसरी टेक्निक और होती है 2 फिंगर टेक्निक, लेकिन जो प्रीफर्ड टेक्निक है वो है 2 थंब टेक्निक। एंड वेंटिलेशन एंड कंप्रेशन का रेशियो कितना है, 1:3, या कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 3:1। 3 कंप्रेशन, 1 2 3 रेस्पिरेशन, 1 2 3 रेस्पिरेशन। इस तरह से क्या चलता है कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। टेक्निक हो गई 2 थंब टेक्निक। साइड की बात करें कि किस साइड पर कंप्रेशन दिए जाते हैं, तो लोअर 1/3 स्टर्नम, लोअर 1/3 स्टर्नम पर क्या देंगे अपन, चेस्ट कंप्रेशन। एंड डेप्थ कितनी होगी, 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ चेस्ट। साइड लोअर 1/3 स्टर्नम, 1/3 एंड डेप्थ 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। ये हो गई हमारी टेक्निक, किस टेक्निक से किस साइड पर कितनी डेप्थ में और कितने रेशियो से हम क्या देंगे, रिससिटेशन करेंगे न्यूबॉर्न का। उसके बाद में क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप है चेक रेस्पॉन्स टू कंप्रेशन। कंप्रेशन का जो रेस्पॉन्स है वो चेक करेंगे कि हार्ट रेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर हार्ट रेट अभी भी इंक्रीज नहीं हुई है कंप्रेशन के बाद में भी, हार्ट रेट स्टिल लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो क्या करेंगे अपन, इंजेक्शन ADR स्टार्ट करेंगे। इंजेक्शन ADR का शॉट देंगे एंड डोज क्या होगी हमारी, 0.2 ml पर kg, या कह सकते हैं 0.02 mg पर kg। गौर करिएगा 0.2 ml पर kg या 0.02 mg पर kg के हिसाब से क्या देंगे, इंजेक्शन ADR। एंड ये ड्यूरेशन क्या रहेगा, हमारे जो CPR का रिससिटेशन का जो ड्यूरेशन है वो रहेगा न्यूबॉर्न के अंदर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद में अगर न्यूबॉर्न रिवाइव नहीं कर पाया तो अपन क्या करेंगे, कॉल ऑफ रिससिटेशन, रिससिटेशन को ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से स्टेप्स होते हैं हमारे न्यूबॉर्न रिससिटेशन के। अब इसमें देखिए कुछ टाइमलाइन है फिक्स की गई है, वो टाइमलाइन क्या क्या है, टाइमलाइन बिटवीन इनिशियल स्टेप्स एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। हमने बेबी क्राई नहीं किया था तो हमने इनिशियल स्टेप लिए से सबसे पहले। इनिशियल स्टेप्स के बाद में क्या किया था, रेस्पॉन्स चेक किया था। बेबी की हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट होने पर हमने क्या किया था, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया था। तो जो इनिशियल स्टेप्स हैं बेबी का रब करने से लेकर और एम्बू बैग स्टार्ट करने के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो 1 मिनट का होना चाहिए। 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इनिशियल स्टेप से और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करने में। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, गोल्डन मिनट्स ऑफ रिससिटेशन। इसमें आपने टाइम पर मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया तो आप बेबी को बचा सकते हो, न्यूबॉर्न का रिससिटेट कर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारा टाइमलाइन बिटवीन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। पीपीवी देने पर बच्चे की हार्ट रेट मोर देन 60 बीट पर मिनट नहीं है, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन कितने टाइम में स्टार्ट कर देना चाहिए, पीपीवी देने पर अगर 30 सेकंड के अंदर हमें क्या रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे कितने टाइम में, 30 सेकंड में। तो पीपीवी और चेस्ट कंप्रेशन के बीच में टाइम ड्यूरेशन 30 सेकंड एंड टाइमलाइन बिटवीन चेस्ट कंप्रेशन एंड ADR इंजेक्शन। चेस्ट कंप्रेशन दिया, हार्ट रेट अभी भी इंक्रीज नहीं हुई तो इंजेक्शन ADR देते हैं। तो कितने टाइम में इंजेक्शन ADR दे देना है हमें बेबी को, 30 सेकंड में। अगर चेस्ट कंप्रेशन से हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हुई है तो अपन क्या करेंगे, इंजेक्शन ADR देंगे 30 सेकंड के अंदर।
तो टाइमलाइन बिटवीन चेस्ट कंप्रेशन एंड इंजेक्शन EDR कितना होता है? 30 सेकेंड्स। अब बात कर लेते हैं हम एम्बूबैक के बारे में, या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में जो नॉन इन्वेसिव मेथड है हमारा वेंटिलेशन का, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। इसमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में जो इसका वॉल्यूम होता है बैग का न्यूबॉर्न के लिए, वो होता है 250 ml से 750 ml। एंड एम्बूबैक का रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं हम? इंक्रीज इन हार्ट रेट। PPV देने पर अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है मीन्स बेबी रेस्पॉन्स कर रहा है हमारा PPV को। अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो क्या करते हैं अपन? देखिए हम PPV दिया, PPV देने पर अगर बेबी न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो अपन लेते हैं वेंटिलेशन करेक्टिव मेथड्स। वो वेंटिलेशन करेक्टिव मेथड्स क्या क्या हैं? निमोनिक याद रख सकते हैं आप, MR सोपा बहुत फेमस निमोनिक है, आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएगा। जहाँ आप काम करोगे न्यूबॉर्न में या कहीं भी पढ़ोगे तो आपको MR सोपा आसानी से सुनने को या पढ़ने को मिल जाएगा। देखिए जो MR सोपा के स्टेप्स हैं, इसमें M4 होता है मास्क रीएडजस्टमेंट। क्या स्टेप है? M4 मास्क रीएडजस्टमेंट मीन्स मास्क को देखना है कि मास्क की पोजीशन कैसी है, फेस एंड नोज को कवर कर रखा है मास्क ने या नहीं, कहीं एयर तो लीक नहीं हो रही है। नंबर दूसरा जो स्टेप है करेक्टिव मेथड, वो क्या है हमारा? R फॉर रीपोजिशन माउथ और हेड। रीपोजिशन हेड मीन्स स्निफिंग पोजीशन में रखना है, एक्सटेंड रखना है नेक को, तो क्या करेंगे? रीपोजिशन करेंगे। मास्क रीएडजस्टमेंट किया, रीपोजिशन ऑफ हेड। S फॉर सक्शन, उसके बाद में सक्शन करेंगे। O फॉर ओपन माउथ, माउथ को ओपन करेंगे। एंड P फॉर प्रेशर इंक्रीज, जो हमारा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में एम्बू का प्रेशर है, हम क्या करेंगे? उसका प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद भी अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे अपन? अल्टरनेटिव मेथड यूज में लेंगे। अल्टरनेटिव मेथड वो क्या हो सकता है हमारा? वो हो सकता है इंट्यूबेशन। क्या क्या स्टेप है वेंटिलेशन करेक्शन में? मास्क रीएडजस्टमेंट, रीपोजिशन हेड, सक्शन, ओपन माउथ, इंक्रीज प्रेशर एंड अल्टरनेट मेथड। अब इसके बाद में देखिए जो हमने बात की अभी मास्क रीएडजस्टमेंट की, तो मास्क को किस तरह से एडजस्ट करना है बेबी के फेस पर। जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो ये करेक्ट मेथड है। इसमें देखिए कहीं से भी एयर लीक नहीं हो रही है, पूरे फेस एंड नोज को क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। अगले इमेज में डायग्राम में देखोगे आप, एयर यहाँ से लीक करेगी। इस तरह से आप रखोगे मास्क को तो एयर यहाँ से लीक करेगी, एंड इस तरह से रखोगे, नोज को छोड़ दोगे, कवर नहीं करोगे, तो प्रॉपर वेंटिलेशन बेबी को नहीं जा पाएगा, प्रॉपर प्रेशर बेबी को डिलीवर नहीं होगा। या इस तरह से आप कवर करोगे तो यहाँ से भी क्या होगा? एयर लीक होगी, जो प्रेशर है वो लीक होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं पूछा जाता हो। एग्जाम में 20, 30, 25 क्वेश्चन आराम से दोबारा से रिपीट होते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले, सीधा डायग्राम बेस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने डिस्कस किया था वेंटिलेशन करेक्टिव मेथड के बारे में। इसके बाद में हम देखें कि जो रेट होती है हमारी वेंटिलेशन की, वो क्या होती है? 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। मीन्स एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर जो रेस्पायरेशन की रेट है उसी रेट से क्या देंगे हम? रेस्पायरेटरी रेट के हिसाब से न्यूबॉर्न में वेंटिलेशन देंगे। अगला क्या है हमारा? प्रेशर। देखिए जो फर्स्ट ब्रीथ है, फर्स्ट ब्रीथ के अंदर अपन प्रेशर देते हैं 30 से 40 सेंटीमीटर H2O का। एंड सब्सिक्वेंट ब्रीथ में देते हैं अपन 15 से 20 सेंटीमीटर H2O। मीन्स फर्स्ट ब्रीथ में 30 से 40 सेंटीमीटर H2O, उसके बाद में जितनी भी ब्रीथ हैं, जितना भी वेंटिलेशन करेंगे अपन, वो करेंगे उसके हाफ प्रेशर से, मीन्स 15 से 20 सेंटीमीटर H2O। अब टारगेट SpO2 क्या होती है? देखिए टारगेट SpO2 होती है हमारी एट 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट एंड 10 मिनट पर कितनी होती है, कितना SpO2 होना चाहिए। देखिए फर्स्ट मिनट पे होना चाहिए
टारगेट एसपीओ2 होता है हमारा 65%, 2 मिनट पे होता है 70%। देखिए 1 मिनट पे स्टार्ट होता है 65 से एंड 5% क्या कीजिए आप बढ़ाते जाइए। 3 मिनट पे 75%, 4 मिनट पे 80%, 5 मिनट पे कितना होता है 85% एंड 10 मिनट पे होगा 90%। अब हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए एक रेंज में, तो रेंज स्टार्ट होती है 60 से, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 65%। एट 1 मिनट पे जो टारगेट एसपीओ2 है 65% होता है। 2 मिनट पे कितना हो जाएगा 65 से 75%, सॉरी 65 से 70% एंड 3 मिनट पे 70 से 75%, 4 पे 70 से 75 से 80%, 5 मिनट पे होता है 80 से 85% एंड 10 मिनट पे जो टारगेट एसपीओ2 है वो होता है हमारा 85 से 90%। ये होता है हमारा टारगेट एसपीओ2। इसके बाद में हम बात करें इंट्यूबेशन के बारे में, तो देखिए जो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है वो किया जाता है आपका लैरिंगोस्कोप से। लैरिंगोस्कोप में हम क्या काम में लेते हैं, लैरिंगोस्कोप ब्लेड। एंड ब्लेड देखिए 2 तरह के ब्लेड होते हैं लैरिंगोस्कोप में, स्ट्रेट ब्लेड होते हैं, एक कर्व ब्लेड होते हैं। न्यूबॉर्न में जो काम में लिया जाता है वो होते हैं स्ट्रेट ब्लेड। स्ट्रेट ब्लेड में साइज देखिए, अगर प्रीटर्म है बेबी, प्रीटर्म बेबी है तो 0 साइज का, एंड टर्म न्यूबॉर्न है या टर्म बेबी है तो अपन क्या करेंगे 1 नंबर का क्या लेंगे स्ट्रेट ब्लेड यूज में लेंगे। अगर ट्यूब की बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर जो ट्यूब यूज की जाती है एंडोट्रैकियल ट्यूब वो होती है अनकफ्ड ट्यूब एंड उसकी साइज वो डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ न्यूबॉर्न। अगर न्यूबॉर्न का वेट 1 kg या लेस देन 1 kg है तो अपन लेते हैं 2.5 mm इनर डायमीटर का एंडोट्रैकियल ट्यूब। अगर 2 kg से लेकर 1 kg से लेकर और 2 kg के बीच में अगर न्यूबॉर्न का वेट है तो अपन लेते हैं 3 mm इनर डायमीटर का एंडोट्रैकियल ट्यूब। अगर न्यूबॉर्न का वेट मोर देन 2 kg है तो साइज होगा 3.5 mm। तो इस तरह से साइज डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूबॉर्न वेट। लेस देन 1 kg 2.5, 1 से 2 kg 3 mm एंड मोर देन 2 kg में 3.5 mm। अब लेंथ ऑफ इंसर्शन की बात करें कि कितनी लेंथ पर अपन को एड ट्यूब को फिक्स करना है, तो लेंथ डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू वेट ही। कितना होता है 6 प्लस वेट इन kg। मान लीजिए 2 kg का न्यूबॉर्न है तो 2 kg के न्यूबॉर्न में क्या करेंगे अपन 3 mm साइज का एंडोट्रैकियल ट्यूब लेंगे एंड कितने सेंटीमीटर पर उसको फिक्स करेंगे तो 6 प्लस 2 kg 42 kg चाइल्ड, उसको अपन फिक्स करेंगे 8 सेंटीमीटर पर। एंड इसके बाद में अपन देखते हैं कि एंडोट्रैकियल ट्यूब हमने इंट्यूबेशन कर दिया न्यूबॉर्न का, उसके बाद में चेक करेंगे पोजीशन कि एंडोट्रैकियल ट्यूब ठीक पोजीशन पर है या नहीं है। तो उसके लिए अपन देखिए एक तो चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे इससे भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है एंड टाइडल CO2। इसके लिए किया जाता है कैप्नोग्राफी। बाय कैप्नोग्राफी अपन एंड टाइडल CO2 देखेंगे कंफर्मेशन ऑफ पोजीशन ऑफ ET ट्यूब। तो ये है आपका न्यूबॉर्न रिससिटेशन। देखिए रिससिटेशन को एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कोई भी न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न को हमने देखा कि न्यूबॉर्न क्राई नहीं कर रहा है, या हमने क्या किया इनिशियल असेसमेंट किया बेबी का। इनिशियल असेसमेंट में क्या किया हमने 4 क्वेश्चन पूछे, गेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न, उसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन मदर को, एंड इसके बाद में अपन ने क्या किया था, जो लास्ट क्वेश्चन था अपना वो था अम्बिलाइकल कॉर्ड, अम्बिलाइकल कॉर्ड मैनेजमेंट मीन्स अम्बिलाइकल की
डिले कॉर्ड क्लैंपिंग हुई है या नहीं हुई 30 से 60 सेकंड के लिए। इसके बाद में आपने देखा बेबी क्राई नहीं किया है, असेसमेंट में किया है, असेसमेंट के बाद में पता चला बेबी क्राई नहीं किया, तो अपन लेंगे इनिशियल स्टेप्स। इनिशियल स्टेप्स में क्या किया अपन ने, नंबर 1 स्टेप यानी स्टिमुलेट द बेबी। बेबी को स्टिमुलेशन देंगे, कैसे करेंगे, रब बैक, या कर सकते हैं क्या अपन, फ्लिक सोल ऑफ न्यूबॉर्न। और क्या कर सकते हैं, सक्शन करेंगे माउथ का, पहले सक्शन माउथ फर्स्ट देन नोज टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। उसके बाद में क्या कर सकते हैं अपन, रिपोजिशन कर सकते हैं हेड की। ये क्या है, हमारे इनिशियल स्टेप्स हैं। अगर इनिशियल स्टेप्स के बाद में भी बेबी क्राई नहीं कर रहा है, बेबी नॉट क्राई या डोंट क्राई, तो उसके बाद में क्या लेंगे अपन, इनिशियल स्टेप्स के बाद में चेक करेंगे असेस हार्ट रेट एंड एफर्ट्स ऑफ न्यूबॉर्न। असेस हार्ट रेट एंड एफर्ट्स, इसमें हमारे पास 2 सिनेरियो हो सकते हैं। वो 2 सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, बेबी की हार्ट रेट क्या है, मोर देन 100 बीट पर मिनट है, एंड बेबी की हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है। अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे, O2 स्टार्ट करेंगे। O2 कैसे दे सकते हैं हम, बाई मास्क, बाई O2 हुड दे सकते हैं, O2 हुड या नेजल प्रोंग या ऑक्सीजन मास्क से भी, लेकिन प्रीफर किया जाता है नेजल मास्क, नेजल प्रोंग और मास्क। O2 हुड प्रीफर किया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा, एंड प्री टर्म के अंदर किससे किया जाएगा, CPAP से ऑक्सीजन सप्लीमेंट दिया जाएगा। अगर न्यूबॉर्न की हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है, न्यूबॉर्न एपनिया में है, लेबर्ड रेस्पिरेशन है, तो उस कंडीशन में अपन देते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हैं अपन कैसे, एम्बूबैग से, या दे सकते हैं अपन एंडोट्रैकियल ट्यूब से, एंडोट्रैकियल ट्यूब, या इसको बोला जाता है इंट्यूबेशन। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने पर हमने चेक किया, असेस किया, रेस्पॉन्स देखा इसका, PPV का रेस्पॉन्स, चेक रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। अब अगर हमने देखा कि लेस देन 100 बीट पर मिनट केस में न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट है अगर 60 बीट पर मिनट से भी कम है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक क्या है, 2 थंब टेक्निक, 2 थंब टेक्निक। जो वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेशन का जो रेशियो होता है, सॉरी कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो या रेस्पिरेशन का रेशियो, वो होता है हमारा 3:1। कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो क्या रहेगा, 3:1। टेक्निक रहेगी 2 थंब टेक्निक, एंड डेप्थ कितनी रहेगी हमारी कंप्रेशन की, 1/3 ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। साइट क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी कंप्रेशन के लिए, 1/3 लोअर स्टर्नम। ये हो गया चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में भी अगर न्यूबॉर्न रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है चेस्ट कंप्रेशन को, लेस देन 60 बीट पर मिनट क्या है हार्ट रेट है, तो अपन देंगे इंजेक्शन ADR। कितना देते हैं, 0.2 ml पर kg या 0.02 mg पर kg। 20 मिनट्स तक क्या करेंगे अपन, रिससिटेट करेंगे न्यूबॉर्न को। उसके बाद में भी न्यूबॉर्न रिवाइव नहीं हुआ है तो रिससिटेशन को कॉल ऑफ करेंगे। अब देखिए इस रिससिटेशन के अंदर जो टाइमलाइन है किस तरह से रहती है, जो अपन ने इनिशियल स्टेप्स लिए हैं, इनिशियल स्टेप्स से और हमारा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बीच में जो टाइमलाइन होती है वो होती है 1 मिनट की। कितना टाइम की होती है, 1 मिनट की। इसे बोला जाता है गोल्डन मिनट।
गोल्डन मिनट ऑफ रिससिटेशन, क्योंकि आपने ये टाइम रहते ये स्टेप्स ले लिया तो बेबी को आप रिवाइव करवा सकते हो। उसके बाद में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने पर बेबी रिवाइव नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो पीपीवी से और चेस्ट कंप्रेशन के बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 30 सेकंड का, 30 सेकंड्स का। अब कंप्रेशन देने के बाद में भी अगर न्यूबॉर्न का रेस्पिरेशन या जो हार्ट रेट है उसमें रेस्पॉन्स सुधार नहीं आया है, रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है, तो अपन ईडीआर इंजेक्शन देते हैं लेस देन 60 बीट पर मिनट होने पर। तो जो कंप्रेशन और इंजेक्शन ईडीआर के बीच में जो टाइम लाइन है वो भी कितना होता है, 30 सेकंड्स का। तो इस तरह से क्या चलता है आपका न्यूबॉर्न के अंदर रिससिटेशन। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे आपसे एक और अच्छे से टॉपिक के साथ इसी तरह। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।